बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में समझा रही हूँ। तो बच्चों, इसमें बहुत सारे भाग दिए गए हैं, यानी बहुत से टॉपिक हैं इस एक पाठ के अंदर ही। तो हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता इस टॉपिक के विषय में इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाया था। तो बच्चों, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा शुरू की गई थी। और खुदाई करने के बाद उस सभ्यता के बारे में पता चला कि कैसे वह एक विकसित सभ्यता थी, बड़ी विकासशील सभ्यता थी। वहाँ पर जो नगरों का निर्माण किया गया था वो बड़ा ही विकसित तरीके से किया गया था। पहले सोच समझ करके, जैसे हम कहते हैं कोई मकान बनाना है तो पहले नक्शा बनाते हैं, फिर उस हिसाब से हम जो है घर बनाते हैं। तो उसी तरह से नगरों का निर्माण किया गया था। उसमें बड़े और छोटे सभी तरह के घर बने हुए थे। जो पैसे वाले लोग थे वो बड़े बड़े घरों में रहते थे और जो गरीब थे वो छोटे छोटे घरों में रहते थे। दुकानें पूरी ऐसे लाइन में यानी पंक्ति में बनाई गई थी, कतारों में कहते हैं, दुकानें कतारों में बनी हुई थी सीधी ऐसे। और दुकानें बहुत छोटी छोटी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। दुकानों के सामने बहुत चौड़ी सड़क होती थी और दुकानों के दोनों तरफ जो है घर बनाए गए थे। लेकिन घरों का जो मुख्य दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क पे नहीं खुलता था, बल्कि दूसरी साइड पे खुलता था। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा जो है नगर निर्माण किया गया था। तो अब हम उसके आगे आज जो इसका दूसरा टॉपिक है वो है आर्यों का आना। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो बच्चों, अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे तो उसमें है आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यानी खुदाई में हमें एक सभ्यता तो मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो दो जगह पे खुदाई की गई थी, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। तो ये दो जो है सभ्यताएं हमें मिली थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। संभावना है, यानी ऐसा माना जाता है कि इनकी जो संस्कृति थी वो हमारे भारत की ही संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कहाँ से आए थे, वो भारतीय ही थे, ऐसा माना जाता है। बाकी और कोई जानकारी नहीं है। और इस सभ्यता की शाखाएं जो हैं वो दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। अब कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ जातियां हैं, इन दोनों में बहुत सी समानताएं मिलती हैं। यानी इनकी संस्कृति जो है वो एक समान है, इनका रहन सहन, खान पान, ठीक है, ये सब कुछ एक जैसा है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले की घटी होगी। यानी कुछ अन्य जातियां जो कि प्राचीन समय में भारत में आई थी, ठीक है, तो वो मतलब कि ये माना जाता है कि इस सभ्यता से भी पहले आई होंगी। सिंधु घाटी सभ्यता से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं, क्योंकि यही माना जाता है कि वे भारतीय ही थे। मतलब कोई अन्य जाति के लोग नहीं थे, कोई अन्य देश के लोग नहीं थे,
वो भारतीय ही थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अचानक से ही इस सभ्यता का अंत हो गया, ये सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब विद्वान जो है वो अपने अलग अलग मत रखते हैं, यानी विद्वानों का मानना अलग, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ मानता है। अब कहते हैं कि सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। अब ऐसा माना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी ये सिंधु के किनारे पर सभ्यता विकसित थी, तो ऐसा माना जाता है कि यदि सिंधु नदी में बाढ़ आई और वो पानी इतना तेज था कि वो बाढ़ अपने बहाव के साथ वहाँ के गांवों और नगरों को बहाकर ले गई, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। और दूसरा ये भी माना जाता है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। अब क्या हुआ, ऐसा भी मानते हैं कि जैसे मौसम परिवर्तन हुआ यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और ज़मीन जो है सूखती गई, यानी खेती करना संभव नहीं हो सका, खेती नहीं हो पा रही थी, जिससे अकाल पड़ गया। अब जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो लोग कैसे बचेंगे। तो ऐसा भी माना जाता है कि इस प्रकार से सूखा पड़ने के कारण भी इस सभ्यता का अंत हो सकता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। अब क्या है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो खंडहर मिले हैं, जो टूटे फूटे घर, मकान, दुकानें मिली हैं, उनसे ऐसा पता चलता है कि बालू जो है ऊपर की तह पर तह जमती गई बालू की, यानी जैसे मिट्टी उड़ उड़ के आती जाए, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, तो वो टीले से बन जाते हैं ना, उसी पे जमती जाती है। तो इसी तरह से बालू की तह पर तह मिट्टी मतलब जमती गई और लोग जो हैं वो अपने घर को और ऊंचा बनाने लग गए थे। मतलब नीचे जो बनाया हुआ है उसके ऊपर मिट्टी जमती गई तो उसके ऊपर दूसरा बना लिया, फिर उस पर जमती गई तो उस पर ऊपर बना लिया। इस तरह से जो था इस सभ्यता के लोग अपने घरों को बना रहे थे, यानी मकान जो है ऊंचाई पर बनाते जा रहे थे। और ये कैसे पता चला है, क्योंकि अब खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले भी जान पड़ते हैं, यानी 2 मंजिल के 3 मंजिल। अब जैसे नीचे तो मिट्टी जम गई, मिट्टी जमी तो ऊपर मकान बना लिया, उसके ऊपर नींव खुदाई करके वो बना लिया, फिर उसके ऊपर बना लिया। और जब खुदाई करी गई तो खुदाई करेंगे तो हमने एक जैसे मकान मिला, उसकी खुदाई की, उसके नीचे दूसरा, उसकी खुदाई की तो नीचे तीसरा, इस तरह से वो 2-3 मंजिल का बना हुआ मिला है। वे इस बात के सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई थी, यानी जैसे जैसे मिट्टी जमती गई उसके टीले बनते गए, वो ऊंची होती गई, तो वो दीवारें भी और ऊंची ऊंची उठाते गए, यानी उसके ऊपर घर बनाते गए। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत ही समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। यानी पहले जो था सिंध सूबा, यानी क्योंकि सिंध के किनारे जो है गांव और शहर बसे हुए थे, जो नगर बसे हुए थे, तो वहाँ पर नीचे पानी का रिसाव होता है, तो वहाँ पे भूमि जो है उपजाऊ होती है, यानी तब वो बहुत समृद्ध और उपजाऊ थी। लेकिन बाद में मध्य युग के बाद में धीरे 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 ये जो इलाका था, यानी जो सिंधु सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जो तो सिंध नदी के पास में एरिए थे वो तो उपजाऊ रह गए, लेकिन जो थोड़े दूर थे वो जो है सूखते चले गए। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को भी प्रभावित किया हो। अब क्या होता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के कारण लोगों के रहन सहन में, खान पान में परिवर्तन होने लगता है। वो तो आज भी है, आज भी आप देखो गर्मियों में
जो कपड़े पहनते हैं हम वो सर्दियों में नहीं पहन सकते, क्योंकि गर्मियों में कॉटन के या सूती कपड़े पहने जाते हैं और सर्दियों में वूलन कपड़े पहने जाते हैं। तो मौसम में बदलाव होने के कारण खाने पीने में भी जो थोड़ा बदलाव हो जाता है, ठीक है, और पहनावे में भी बदलाव हो जाता है, रहन सहन में पूरा बदलाव हो जाता है। इसी तरह से इन्हीं मौसमी परिवर्तनों के कारण उन इलाकों के निवासियों में और उनके रहन सहन में भी परिवर्तन हुआ। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। यानी मौसम के परिवर्तन का जो ये प्रभाव है ये सारी सभ्यता पर नहीं पड़ा था, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी, ये बहुत फैली हुई विकसित सभ्यता थी। केवल कुछ हिस्से पर ही इसका प्रभाव पड़ा होगा इस मौसम परिवर्तन का। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। मतलब हम विश्वास तो ये कर सकते हैं, क्योंकि खुदाई में जो खंडहर मिले हैं, खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, उससे हम इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि ये सभ्यता गंगा घाटी या उससे भी दूर तक फैली हुई थी, ठीक है। लेकिन इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, यानी पूरी तरह से लिखित रूप में हमें कुछ नहीं मिला है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे सभ्यता के अंत के बारे में भी सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कैसे इसका अंत हुआ, लेकिन लिखित में कुछ नहीं मिला, उसके आंकड़े नहीं मिले हैं। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा था। अब जैसे धूल उड़ती उड़ती आई, यानी मिट्टी उड़ती हुई आई, उसने कुछ इलाकों को ढक लिया था जहाँ पर वो शुरू हो गई थी, जैसे उड़ उड़ के जहाँ पे ज़्यादा आंधियाँ आ रही हैं, मिट्टी मिट्टी आ रही है, तो वो उस इलाकों को ढक लिया था। वो उसी बालू ने उनको सुरक्षित भी रखा। अब देखो जैसे खुदाई में मिले हैं ना, कुछ तो मकान बिल्कुल खंडहर मिल गए हैं, लेकिन कुछ जो कि बालू उनके ऊपर पड़ती रही, मिट्टी की तह पर तह जमती गई, तो वो मकान जो थे वो सुरक्षित भी मिले हैं, यानी कि वो ठीक भी मिले हैं, बिल्कुल टूटे फूटे या खंडहर अवस्था में नहीं मिले हैं। जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए, यानी जिसके ऊपर वो जो बालू की तह नहीं थी तो वो तो खंड खंड हो गए, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो टूट फूट गए वो घर। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और बाद के, उसके बाद की जो सभ्यता आई हैं, उनके बीच में निरंतर संबंध के साथ ही सिलसिले टूटने के अंतराल, यानी उनके बीच में बहुत अंतर हो गया था। और ये अंतर इतनी, एक सभ्यता यदि विकसित थी तो उसके अंत के बाद दूसरी सभ्यता बहुत समय के बाद यानी कि आई, उसमें बहुत अंतराल हो गया था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अब यह इतना अंतर, यानी यह अंतराल, यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यताएं भिन्न प्रकार की थी। अब बीच में जो इतना समय बीता, इतने समय का अंतर हुआ, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि उसके बाद में जो आने वाली सभ्यताएं थी वो अलग प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, वो कि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यताएं आईं वो जो थी कृषि प्रधान सभ्यता थी, यानी उस समय पर वे लोग खेती करते थे और खेती करके अपना गुजारा करते थे, और उस समय पे थोड़ा थोड़ा शहरी जीवन भी मौजूद था, जैसे शहरों के लोग रहते हैं, यानी वो अधिक ज़्यादा मतलब कि विकसित सभ्यताएं थी। खेतीहर पक्ष पर जोर शायद उन नव आगंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। अब जो थे ना, भारत में कई जातियां आती रही, तो उनमें आर्य लोग जब आए थे शायद उन्होंने ही खेती करने पर ज़्यादा जोर दिया था। वे लोग ही जो खेतीहर थे, यानी किसान थे, खेती करते थे और खेती करके फसल उपजा करके अपना गुजारा करते थे। ऐसा माना जाता है
कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ऐसा माना जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता जब नष्ट हो गई थी तो उसके 1000 साल के बाद आर्य लोग जो हैं यहाँ आए थे। ये देखो बीच में कितना अंतर हो गया था, कितना समय बीत गया था, 1000 वर्ष। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर ना रहा हो और पश्चिम उत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। अब एक तरफ तो ये माना जाता है कि इनमें 1000 साल का अंतर था, फिर ये भी मानते हैं कि हो सकता है इतना अंतर ना हो, ठीक है, और पश्चिम उत्तर दिशा से ये जातियां आती रही हों भारत में और भारत में आने के बाद इसी की संस्कृति में समाहित होती गई हूँ। यानी उन्होंने यहाँ पर आकर के भारत के रहन सहन, खान पान, यहाँ की संस्कृति को अपना लिया हो और इसी में मिलकर के रह गई हूँ। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों, उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। मतलब सबसे पहले जो आपस में मिलजुल करके जातियां रहने लगी थी, जो सांस्कृतिक समन्वय हुआ था, उनमें एक दूसरे की संस्कृति को उन्होंने अपनाया था, वो जातियां कौन सी थी? आर्य और द्रविड़ जातियां थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के ही प्रतिनिधि माने जाते हैं। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ था, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, यानी आर्य और द्रविड़ जो भारत में आए, उन्होंने वो यहीं पर आकर के विलीन हो गए, यानी इसी में ही समा गए, जज्ब हो गए, यानी भारतीय बन करके ही रह गए। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गई। अब इनके बाद भी, यानी आर्य और द्रविड़ जातियों के बाद भी और बहुत सी जातियां जो हैं भारत में आई और आकर के यहीं पे घुल मिल गई और भारत की ही बन गई। तो इस प्रकार से बच्चों, ये था हमारा टॉपिक आर्यों का आना। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।